जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, राफेल डील के बाद से विपक्ष ने सरकार पर बहुत बार ये आरोप लगाए कि राफेल डील में बड़े पैमाने पर जो घोटाला है वो हुआ है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट पे जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को वहाँ पे क्लीन चिट दे दी गई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2021 में फ्रांस की एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल है जिसका नाम मीडिया पार्ट है, उसने इस पूरी डील पर एक गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि ना सिर्फ डसाल्ट एविएशन ने अच्छी खासी घूस दी है एक बिचौलिए को, जिसका नाम हम आपको आगे बताएंगे, साथ ही साथ मीडिया पार्ट ने अब यह दावा किया है कि उनके पास इससे संबंधित कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो हाथ लगे हैं, जो इस बात को साबित कर सकते हैं कि उस डील में बड़े पैमाने पर जो बिचौलिए थे उनको पैसा डसाल्ट एविएशन की तरफ से खिलाया गया था। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि ये रिपोर्ट क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर के आगे क्या कोई कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर फ्रांस की उस मीडिया पोर्टल जिसका नाम मीडिया पार्ट है, उसके तरफ से जो बातें बताई गई हैं उनको संक्षेप में समझाया गया है। दरअसल रविवार को एक मीडिया पार्ट की तरफ से आर्टिकल पब्लिश किया जाता है जहां पर यह दावा किया जाता है कि उनके पास फेक इनवॉइस हैं जो इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि फ्रांस की जो एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी है डसाल्ट एविएशन, उसने एक बिचौलिए को तकरीबन 7.5 मिलियन यूरो की जो घूस है वो दी थी, ताकि वो भारत से तकरीबन 36 की संख्या में राफेल जेट की जो डील है उसको साइन करवा सके, जिनकी अनुमानित लागत तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने आर्टिकल में इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया है कि उनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट हैं जो इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया पार्ट ने यह भी दावा किया है कि जिस समय इस घूसखोरी की बात चल रही थी उस समय भारत की जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। उनके तरफ से ये दावा किया गया है कि जो ऑफशोर कंपनी थी और जो फर्जी कॉन्ट्रैक्ट थे और जो फॉल्स इनवॉइसेस थी, इनकी जानकारी भारत को पहले से ही थी। मीडिया पार्ट का ये दावा है कि वो इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि भारत की जो फेडरल पुलिस फोर्स है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी जिसको हम ईडी के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर कदम उठाती है, उसके पास इस पूरी डील के जो सबूत थे वो 2018 में ही आ गए थे, जो जिसमें ये चीज़ साफ साफ देखी जा सकती थी कि डसाल्ट एविएशन ने एक बिचौलिए को तकरीबन 7.5 मिलियन यूरो की जो घूस है वो दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जो कदम है वो नहीं उठाया। हालांकि मीडिया पार्ट अभी तक अपने इन दावों को साबित नहीं कर सका है। फ्रांस ने भी इसको लेकर के एक जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन अभी तक मीडिया पार्ट पुख्ता तौर पर इन चीज़ों को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि मीडिया पार्ट जिन जिन चीज़ों का अभी दावा करता रहा है वो काफ़ी टूटे फूटे हैं। और मीडिया पार्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो बिचौलिया था उसका नाम सुषेण गुप्ता था, जिसको बड़े पैमाने पर जो घूस है वो दी गई थी। दोस्तों, आज से 5 महीने पहले तकरीबन मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट साझा की थी जहां पर उन्होंने ये दावा किया था कि फ्रांस में एक जज को अपॉइंट किया गया है जो कि इस पूरे मामले में जो करप्शन है और जो फेवरेटिज्म है, यानी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और पक्षपात, उसकी जांच करेगा। लेकिन इस पर भी अभी कोई रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई है। वहीं अप्रैल 2021 में एक और रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर मीडिया पार्ट ने ये दावा किया था कि उनके पास इस चीज़ के साक्ष्य मौजूद हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि फ्रांस की डसाल्ट एविएशन और उसकी जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है थेल्स, और इसके अलावा कुछ और कंपनीज के नाम सामने आए थे जहां पर उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने जो एक सीक्रेट कमीशन है वो एक बिचौलिए को दी थी ताकि इस डील को इफेक्टिवली साइन करवाया जा सके और इसमें किसी प्रकार का जो व्यवधान है वो ना हो सके। वहीं अप्रैल की ही एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2013 के पहले ही इस पेमेंट का बड़ा हिस्सा उसका भुगतान किया जा चुका था। और एक अकाउंट स्प्रेडशीट सामने आई है जो कि सुषेण गुप्ता से संबंधित है। उसमें एक डी नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जहां पर यह माना जाता है कि डी का मतलब डसाल्ट एविएशन हो सकती है, और उसको लेकर के आगे ये कहा जाता है कि उसने तकरीबन सिंगापुर की एक कंपनी जिसका नाम इंटरडेव है, उसको उन्होंने तकरीबन 14.6 मिलियन यूरोस की जो पेमेंट है वो 2004 से लेकर के 2013 के बीच में की है।
हालांकि इसको लेकर के अभी कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए हैं। मीडिया पार्ट का ये दावा है कि जो इंटरड्यू कंपनी है वो दरअसल एक मुखौटा कंपनी है, यानी एक फर्जी कंपनी है जिसकी ग्राउंड में कोई काम नहीं होता है, यानी जो कागजी कार्रवाई है सिर्फ वहीं पे वहाँ दिखाई गई थी, जबकि असली रियलिटी तो ये है कि ज़मीनी स्तर पर उस कंपनी में कोई काम नहीं होता है और उसी कंपनी में जो फर्जी ट्रांजैक्शन है उसको करने के आरोप लगाए गए हैं, या उसी कंपनी के माध्यम से जो फर्जी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेकर के बातचीत की गई है। वही मीडिया पार्ट का ये भी दावा है कि अप्रैल में ही उनकी एक रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया था कि डसॉल्ट एविएशन ने गुप्ता को तकरीबन 1 मिलियन यूरो की जो घूस है वो अतिरिक्त तौर पर दी थी ताकि 50 बड़े जो रेप्लिका मॉडल से राफेल जेट के वो बनाए जा सकें। और जब फ्रांस में एंटी करप्शन एजेंसी ने डसॉल्ट एविएशन से यह सवाल पूछा कि वो पेमेंट किस लिए थी, उससे कितने मॉडल बनाए गए, कितने बन के तैयार हुए, कहाँ कहाँ उनको प्लेस किया गया, तो इसके बारे में डसॉल्ट एविएशन सही जवाब नहीं दे पा रही थी। उनके तरफ से यह भी बताया गया कि भारत का जो डिसीजन था 36 राफेल खरीदने का, जो कि तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर्स का था, और ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत फ्रांस के साथ हुआ था। और उनका ये दावा है कि जो डील है वो तो बेसिकली 2015 में ही अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो 1 साल बाद हुआ था। और इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो डसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत जब कर रही थी तो वहाँ पर 126 राफेल जेट की बात की गई थी, जिनमें से जो 108 जेट थे वो भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने थे। और बाद में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, और जब कांग्रेस विपक्ष पर आई तो उसने राफेल की प्राइस को लेकर के सरकार से बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत तीखे सवाल पूछे। लेकिन राफेल जेट की प्राइस को लेकर के कांग्रेस खुद भी कंफ्यूज थी, क्योंकि अलग अलग जो उनकी मीटिंग्स में उन्होंने अलग अलग प्राइसेस के बताए थे। लेकिन कांग्रेस का ये दावा था कि एक राफेल की कीमत जो मोदी सरकार में खरीदी गई है वो तकरीबन 1670 करोड़ रुपए है, जबकि उनका ये दावा था कि जब इनिशियल बिड उनके तरफ से साइन की जानी थी या जब बातचीत चल रही थी तो एक राफेल की जो कीमत थी वो तकरीबन 526 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी। लेकिन इसको लेकर के जो हमारे तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर सर, उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार डील को बंद करने वाली थी या स्टक करने वाली थी 2012 में, तो उनके तरफ से कोई भी कार्य सही से नहीं किया गया था, यानी कि वो राफेल डील को क्लोज नहीं कर पाए थे। और उसके बाद से जब ये डील साइन की गई तो वहाँ पर कुछ इन्हेंसमेंट करवाई गई, कुछ स्पेशल वहाँ पे कह सकते हैं आप ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करवाए गए, जिनके कारण कुछ हद तक राफेल का दाम बढ़ा था। लेकिन जितना कांग्रेस दावा करती है उसके आसपास भी राफेल का जो प्राइस था वो नहीं पहुँचा था, और बाद में जो डिस्कशन था उसको क्लोज कर दिया गया था। और रही बात राफेल के प्राइस को पब्लिकली अनाउंस करने का, तो इसको लेकर के भी उन्होंने ये कहा था कि राफेल की जो डील है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत हुई है और उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, और उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो भारत के जो दुश्मन हैं उन तक राफेल की सही जानकारी पहुँच सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तो नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो निराधार है और उसमें सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन बाद में मीडिया पार्ट इस चीज़ को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि मीडिया पार्ट अपने दावों को अभी साबित नहीं कर पाया है। जो दस्तावेज का दावा किया गया है वो मीडिया पार्ट ने अभी तक फ्रांस की सरकार या वहाँ की कोर्ट में पेश नहीं की गई हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मीडिया पार्ट का जो दावा है पूरी तरीके से खोखला है, क्योंकि एक बार जब जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। अब आखिर रिपोर्ट क्या निकल के आती है वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल भारत में इस चीज़ को क्लीन चिट मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन जो कुछ भी हो, मीडिया पार्ट की ये जो दावे हैं ये विवाद पैदा कर रहे हैं और इससे डसॉल्ट एविएशन की जो छवि है वो भी खराब हो रही है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।